लास्ट क्लास में फ्रिक्शन पढ़ाया था। फ्रिक्शन हाँ सर। बताया था, फ्रिक्शन के डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ बताया था, फिर तीनों टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन बताया था, फिर लॉ ऑफ फ्रिक्शन न्यूटन बताया था, फिर पुश वर्सेस पुल की कहानी बताई थी। उस पे 3 क्वेश्चन किए थे। याद है ये सब? ठीक है। थ्योरी के हिसाब से फ्रिक्शन बहुत छोटा चैप्टर है, देखोगे तो थ्योरी हो गया, बट डिफरेंट प्रॉब्लम टाइप्स हैं, कुछ कुछ करा देता हूँ। और चलो, एक थ्योरी है जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बताया है क्या पहले मैंने? नो सर। नो सर। फ्रिक्शन क्या है? एक कांटेक्ट फोर्स है ना? बोलो। फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है ना? यस सर। और सरफेस नॉर्मल रिएक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ऑब्जेक्ट पर नॉर्मल रिएक्शन इधर और एक फ्रिक्शन इधर एक्ट करेगा। ये फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों कांटेक्ट फोर्स है ना? तो जब हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो हमें इसमें 2 कांटेक्ट फोर्स मिलेंगे, एक फ्रिक्शन और एक नॉर्मल रिएक्शन। तो कोई अगर पूछे सॉरी, कि सरफेस इस ऑब्जेक्ट पर टोटल कितना फोर्स लगा रहा है, तो वो क्या होगा? इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। हाँ सर। तो जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा तो ये होगा रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स होगा। हाँ सर। तो ये जो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स है, ये रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स सरफेस नॉर्मल रिएक्शन से जितना एंगल बनाता है, इसको एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। जस्ट डेफिनेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में इसका कहीं कोई यूज आपको मिलेगा नहीं, लेकिन एक थ्योरी के नाम पे रहता है तो मैं बता दिया। न्यूमेरिकल सॉल्विंग में इसका कोई यूज है नहीं। वैसे कंसेप्चुअली बहुत अच्छी चीज है, कभी कभी क्या होगा कि दिमाग लगाने में आसानी होगी, बट देखते हैं वो। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगा एंगल ऑफ फ्रिक्शन का? एंगल बिटवीन टोटल रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स एंड सरफेस नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, यस सर। सो एंगल बिटवीन resultant contact force and surface normal reaction is called angle of friction। इसी डायग्राम में देखोगे तो tan थीटा क्या होगा? P by B।
that is friction force upon surface normal reaction, ऐसा ये हाँ, फ्रिक्शन फोर्स है, ये सरफेस नॉर्मल रिएक्शन है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू एन अपॉन एन, ऐसा। तो यहां से थीटा की वैल्यू मिलेगी tan इनवर्स म्यू। आया समझ में कुछ? अच्छा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला हो गया। एक ऐसा ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ रिपोज। अगेन इसकी भी कहीं जरूरत प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज्यादा नहीं होती है, और ये बिना इस नाम के भी आप लोग जानते हो इसको, लेकिन कहीं ये वर्ड सुना हुआ मिले इसके लिए मैं बता देता हूँ। अगर सुनने को मिले तो कोई आश्चर्य ना हो, कॉमन सेंस है ये। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है कि जैसे इधर देखिए, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसके ऊपर माउस है। अगर मैं इस सरफेस को टिल्ट करता जाऊं, माउस नहीं गिरा और टिल्ट किया, माउस नहीं गिरा और टिल्ट किया, माउस नहीं गिरा, अब ज्यादा टिल्ट करेंगे तो माउस स्लाइड करना शुरू करेगा, है हाँ ना। सर, तो ये जो मैक्सिमम एंगल है जहां तक कि इस ऑब्जेक्ट का, इस सरफेस का स्टैटिक फ्रिक्शन इसको स्लाइड, राजा एंगल ऑफ रिपोज, रिपोज क्या होता है? ये जो मैक्सिमम एंगल है जहां तक इस हॉरिजॉन्टल सरफेस, इस सरफेस का स्टैटिक फ्रिक्शन इसको स्लाइड करने से रोकता है, उस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिपोज कहते हैं। ठीक है, हाँ सर, तो देखो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, और ये ऑब्जेक्ट है। मान लो मैक्सिमम इस ऑब्जेक्ट तक इस सरफेस का स्टैटिक फ्रिक्शन इसको स्लाइड होने से रोक सकता है। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ ऐसा मिलेगा। हाँ सर, तो ये फ्रिक्शन, ये mg साइन थीटा, ये mg कॉस थीटा, और ये होगा मेरा mg, ये एंगल होगा थीटा। तो इस केस में ये जो mg साइन थीटा होगा ये फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होगा। हाँ सर, तो mg साइन थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज म्यू इंटू एन, और एन क्या है, ये तो हमेशा mg cos थीटा रहेगा। हाँ सर, तो म्यू इंटू mg cos थीटा, ये mg कैंसिल, सेम एक्सप्रेशन मिलेगा, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, इसको हम लोग एंगल ऑफ रिपोज बोलेंगे। आई बात समझ में? हाँ सर, यस सर। फॉर्मूला वाइज दोनों एक ही देखने में लगता है, बट ये दोनों दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। क्लियर है? सर इससे पहले वाला केस जो हमने कंसिडर किया सर, इसमें तो समझिए सर, बट उसके पहले वाले में सर म्यू का थीटा से क्या रिलेशन है सर? यहाँ पे समझ गया कि जितना ज्यादा थीटा होगा उतना ज्यादा म्यू को होना पड़ेगा, नहीं तो स्लिप हो जाएगा। सर वहां पे क्या रिलेशन है? यहाँ पे रिलेशन है कि हॉरिजॉन्टल सरफेस, या जो हॉरिजॉन्टल जरूरी नहीं है,
ये जो सरफेस इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है, उस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, वो फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। ये उसका मीनिंग है। समझे कुछ? नो सर। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते थे कि दो ऑब्जेक्ट अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, तो जो कॉमन सरफेस ऑफ कांटेक्ट है उसके नॉर्मल डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। अभी हाँ सर। तक का यही अंडरस्टैंडिंग था। हाँ सर। अब इसी अंडरस्टैंडिंग में आगे हो गया, अगर दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है और उनके बीच फ्रिक्शन भी है, तो अब दोनों एक दूसरे पर नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाएंगे, है ना? अच्छा, ओके 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 सर, जितना ज्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज्यादा थीटा बढ़ता जाएगा इनसे। वो दोनों एक दूसरे से किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, ये बताता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके सर। कॉपी कर लीजिए इसको। हो गया? हाँ सर। ये सर अब हो गया। अब देखो, एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ये वाला पहले कराना है। पहले यही करो, चलो। सपोज ये एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है। इस पर ये एक ब्लॉक रखा है। ब्लॉक का मास m है। ब्लॉक और प्लेन के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। और एक फोर्स इस पर हम ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है? हाँ सर। And tan theta is greater than mu. Question is, find minimum force F required to prevent block from sliding. क्वेश्चन समझ आया? मतलब स्लाइडिंग डाउन ही होगा, ऊपर तो नहीं जाएगा ना खुद से। एकदम आसान है। सर क्या? एकदम आसान है, कोशिश कीजिए।
हो गया होगा। सर किसके टर्म्स में चाहिए सर? कुछ काम हो गया बट समझ नहीं आ रहा सर क्या आंसर देना है। मतलब चुप कर। क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? म्यू दिया है, हाँ एम दिया है, हाँ सर उस सब के टर्म में हो गया। थीटा दिया है, ये सर, ये सर। उस सब के टर्म में ही बताना है। बोलो क्या आया? सर mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। वेरी गुड। तो ये mg sin थीटा होगा। हाँ सर। सरफेस नॉर्मल इधर होगा, ये सर। और अगर इसकी टेंडेंसी नीचे स्लिप होने की है तो नीचे स्लिप होने से कौन कौन अपोज कर रहा है? एक तो F फ्रिक्शन। और दूसरा फ्रिक्शन। यही फ्री बॉडी डायग्राम होगा ना? हाँ Yes. सर। तो नीचे नहीं स्लिप करे so mg sin theta should be less than equal to F plus फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज F प्लस म्यू mg cos थीटा। होगा ऐसा? Yes, sir. So F should be greater equal to mg common sin theta minus म्यू cos थीटा। तो F मिनिमम ग्रेटर इक्वल टू है, मतलब ये मिनिमम हुआ, है ना? तो mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, ये आंसर होगा। यही आया था आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. सबको आया था? Yes, sir. वेरी गुड। बट ये क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन है एक्चुअली वो दे दूंगा तो सॉल्व नहीं होगा। उसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा थोड़ा अलग अलग पार्ट में ब्रेक करके अलग अलग क्वेश्चन बना रहा हूँ, और यही क्वेश्चन को जब ब्रेक करके दूंगा तो देखो आप लोग सब कर लोगे। जैसे चलो सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है? इसका लैंग्वेज में ऐसा कर देता हूँ, फाइंड द मिनिमम फोर्स एफ रिक्वायर्ड टू push the block up on inclined plane। समझ आया? बोलो, इसको कोशिश करो। नेगेटिव साइन से प्लस साइन। कर लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या आया आंसर? क्या आया आंसर? mg sin theta plus mu cos theta। सर वो पॉजिटिव हो जाएगा साइन। इसमें क्या है, इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की है, तो ये जो फ्रिक्शन है
ये फ्रिक्शन अब इधर लगेगा, है ना। यस सर। yes sir, और अगर इसको ऊपर जाना है, इसका मतलब हो गया कि हमारा जो फोर्स होना चाहिए F, वो mg sin थीटा और फ्रिक्शन फोर्स दोनों को ओवरकम करना चाहिए, यही मतलब होगा ना। यस सर। मतलब फॉर ब्लॉक टू मूव अप, so for block to move up, this F should be greater equal to mg sin theta प्लस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, ऐसा होगा। yes sir, That is F should be greater equal to mg sin theta प्लस म्यू mg cos theta होगा। तो यहाँ पर प्लस और फिर यहाँ पर प्लस, कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। एकदम इजी है, यस सर। क्वेश्चन ये भी नहीं है। अब जो दे रहा हूं ये एक्चुअल क्वेश्चन था, और ये आप लोग अब और 2 मिनट में बता देंगे। लेकिन आप ये सोचो कि सीधे मैं यही क्वेश्चन पूछता तो क्या आप बता पाते? क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन पर ऐसे सोचो कि पीछे वाला दोनों क्वेश्चन अगर मेरे पास होता ही नहीं, क्वेश्चन ये है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ F the block is neither sliding down nor moving up, या ऐसे भी लिख सकते थे, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ F ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम, है ना। या इसी का लैंग्वेज ऐसा भी हो सकता था, what will be the value of F if block is in equilibrium। क्लियर है? okay sir, कोशिश करो। पिछले 2 क्वेश्चन के आंसर ही है नहीं सॉरी, तो पिछले 2 क्वेश्चन जो किए थे वो उसके आंसर ये इसके आंसर है ना दोनों क्वेश्चन। मतलब 2 आंसर है, ऐसा कह रहे हो? वहीं से जो 2 क्वेश्चन हमने अपने किया है कराए थे ना वो इसके आंसर यही है ना। क्या आंसर है? आंसर बोलो। 1 मिनट।
बोलो, ये तो सॉल्व Sir, किया है अभी जो सॉल्व किया है ऊपर में, यही क्वेश्चन है ना दोनों, हाँ सर। तो क्या आंसर होगा इसका? सर mg sin थीटा प्लस माइनस म्यू cos थीटा। नहीं यार, तुम लोग दुखी कर दिया, सॉल्व करके दिया तब भी आंसर नहीं बता पाए। बताओ, केवल सीधे स्टैंड अलोन यही क्वेश्चन देता तो क्या करते? सुनो, ये क्वेश्चन है, अब क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन में 2 केस लेंगे, दोबारा बता रहा हूं और कुछ नहीं। केस 1, फॉर नॉट स्लाइडिंग डाउन। नहीं यार, तुम लोग मुझे दुखी, डिसअपॉइंट कर दिया बहुत। फॉर नॉट स्लाइडिंग डाउन क्या आया था? f शुड बी लेस देन इक्वल टू mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। हाँ सर। लेस देन इक्वल टू था या ग्रेटर देन इक्वल टू था? Greater than equal. Greater than. ये फर्स्ट पार्ट में आया था, तो आप केस 1 लिखोगे, फिर पार्ट पहला वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया था वैसे सॉल्व करोगे। फिर केस 2, फॉर मूविंग अप, मतलब ऊपर जाने के लिए, उसमें क्या मिला था? f शुड बी ग्रेटर इक्वल टू mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, ऐसा मिला था। सही, दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे क्या? ये मिला था। इसका मतलब है कि आपका फोर्स अगर mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा से ज्यादा है तो नीचे नहीं गिरेगा, है ना, और इससे छोटा है तो ऊपर भी नहीं जाएगा, है ना। आया समझ में? Yes, sir. अगर Yes, sir. इससे ज्यादा है तो नीचे नहीं गिरेगा, और इससे कम है तो ऊपर नहीं जाएगा, मतलब इन दोनों के बीच का ये हमारा आंसर होगा। आया समझ में कुछ? Yes, sir. तो केवल यही क्वेश्चन मैं पूछ देता तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता, लेकिन ये बताने के बाद तो बोलना चाहिए था। मैं नहीं, डिसअपॉइंट किया आपने बहुत बराबर। चलो, नहीं तो मैं इस नहीं देना था, बट तुम लोगों से नहीं हुआ, इसीलिए अब इस क्वेश्चन को मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दे देता हूँ। वो तो मैंने सिंबल विंबल में कराया। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को क्या करो, 2 केसेस लेके, जैसे ऊपर सॉल्व किया था, होशियारी मत करो कि पुराने वाले में वैल्यू पुट कर दिया, आंसर ले आया, तुरंत बता दिए, होशियार हो गए, ऐसा नहीं। प्रॉपर सॉल्व करो, केस 1 केस 2 के जैसा, जो आंसर आता है वो बताइए, प्रैक्टिस के लिए दिया, ठीक है? Yes, sir. यस सर। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्या आंसर आया? Sir, 4 से 20. 4 to 20 सबको आ गया क्या? आ गया सर। वेरी गुड। जल्दी जल्दी में 4 to 20 ही आया सबको, मैंने चेक नहीं किया, इसके लिए पूछ रहा हूँ। हाँ सर आया। सेम वही 4 to 20। यस सर। वेरी गुड। इधर हो जाएगा
2 का 20 sin 37 मतलब 3/5, इधर 20 cos 37 that is 20 into 4/5 होगा, इधर नॉर्मल रिएक्शन n और इधर फोर्स F। यही कहानी है फ्रिक्शन को छोड़कर, है ना बेटा? हाँ सर। Yes, sir. ट्वेल्व न्यूटन। सिक्सटीन न्यूटन। फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 8 न्यूटन। हाँ सर। तो ये 12 माइनस 8 से 12 प्लस 8 होगा, समझ रहे होगे तुम लोग? Yes, sir. सर ये तो इक्विलिब्रियम के लिए ना, ये तो इसमें नीचे जाने के लिए मना नहीं किया हुआ है क्वेश्चन में। अच्छा, नहीं दिया है क्या? सिर्फ ओनली नॉट मूव अप द इंक्लाइन लिखा है, तो नीचे जा सकता है क्या? हाँ, डज नॉट मूव ऑन द इंक्लाइन मतलब न नीचे जा सकता है न ऊपर जा सकता है। सर मैं आप लिख लिया था सर। डज नॉट मूव का क्या मतलब है? नाइदर अप नॉट डाउन। यस सर। कोई डाउट किसी को? नो। No, No, sir. sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। इसको कोशिश करो। ये मतलब न्यू टाइप है, पुराना नहीं है। टाइप क्या लिखोगे? रहने दो। दिख रहा है सबको? Yes, sir. कोशिश कीजिए। सर हो गया। हो गया sir. बोलो क्या आंसर आया? सर एक्सेलरेशन 3.6, नॉर्मल 1.6। 1.6. Yes, sir. Oh yeah. वेरी गुड, सही आया है दोनों। पहले ये बताओ, दोनों साथ साथ जाएगा ऐसा आपने मान लिया? हाँ सर, साथ में। ठीक किया। फ्री बॉडी डायग्राम एक बार देख लेते हैं। ये 1 kg का, ये 2 kg का। 1 kg वाले पर 10 sin 37 इधर लगेगा, टेन cos 37 इधर लगेगा, हाँ या ना? Yes, sir. नॉर्मल रिएक्शन N1 इधर लगेगा,
इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन इधर लगेगा, फ्रिक्शन 1 कह दो। इस पर 20 cos 37 इधर लगेगा, सॉरी 20 sin 37 डिग्री। N2 इधर लगेगा। इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन 2 इधर लगेगा और 20 cos 37 इधर लगेगा। ठीक है, अब 2 kg 1 kg वाले पर जितना फोर्स F इधर लगाएगा, 1 kg वाला 2 kg वाले पर उतना ही फोर्स F इधर लगाएगा। हाँ सर। 10 sin 37 कितना होगा? 6. 10 cos 37 कितना होगा? 8. μ1 0.5 है हाँ ना? सर। तो फ्रिक्शन फोर्स 1 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 न्यूटन। Yes, हाँ sir. मैक्सिमम 4 होगी। वो डिपेंड करता है मूव कर रहा है या नहीं। तो ये जो फ्रिक्शन 1 है इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 न्यूटन होगी। कोई डाउट नहीं? नो नो सर। उसी तरह ये हो जाएगा 12 न्यूटन, ये हो जाएगा 16 न्यूटन होगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 16 इंटू 0.2 कितना होगा? 3.2. 3.2 होगा न्यूटन मैक्सिमम। तो देखो 6 अपोजिंग फोर्स तो जरूर नीचे जाएगा, है ना? यहाँ भी 12, ये 3.2 जरूर नीचे जाएगा। तो मान लो ये ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है और ये भी ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है। तो अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा 6 प्लस F माइनस 4 इज ए, और इसको लिखूंगा 12 माइनस F माइनस 3.2 इज 2A। कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? नो सर. दोनों को ऐड कर देंगे तो ए मिल जाएगा। दोनों को ऐड कर दोगे तो ए मिल जाएगा। यस सर, यस सर। तो 12 प्लस 6 18, 18 माइनस जो भी है। तो ऐसे ही किया, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ आंसर, इसलिए पूछ रहा हूँ। ऐसे ही किया था। यस सर। कितना आया था? सर ए आया 3.6. तो 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए, और एफ कितना आया? हाँ सर 1.6. 1.6 न्यूटन। यही आया था सबको। आगे बढ़ूं? यस सर. अब क्या करता हूं मैं, आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसी क्वेश्चन में थोड़े चेंजेस कर देता हूं। व्हाइटनर लगा देता हूं यहाँ पर, और इस वैल्यू को उल्टा कर देता हूं। मतलब μ1 μ2 पहले 0.2 था ना, यस सर. और μ1 0.5। हाँ सर. तो इसको 0.5 कर दिया और इसको 0.2 कर दिया। अब सॉल्व कीजिए। ऊपर वाला कॉपी करना है किसी को? यस सर, एक बार देखा था।
चलो सॉल्व करो इसको। बोलो आया कुछ? Yes, sir. क्या आया? Sir, acceleration 4.133. सॉरी, हाँ फिर Or sir, normal reaction 0.267. दोनों गलत है। तो मुझे Sir, नॉर्मल 2 and 4. 4.4 और 2. ये भी गलत है। और तुम लोग में कुछ देखो इधर, जहां भी कलरकियल काम होता है ना, वैल्यू पुट करना, कुछ निकालना, वो सब तुम लोग करते हो। और जहां भी 2 पैसे का दिमाग लगाना होता है वहां तुम लोग रोने लग जाते हो। ये हाल है। 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। किया था अभी हम लोगों ने। तो जो 1 kg का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया था, ये कितना आया था डाउन द इंक्लाइन? जल्दी बोलो फटाफट। 6 न्यूटन आया था। Yes, sir. 6 sir. ये कितना आया था? 8 Newton. 8 One, newtons. 8. तो ये 6, ये 8, ये 0.2, 8 into 0.2 कितना होगा? 1.6। 1.6. तो ये मैक्सिमम 1.6 हो सकता है। ठीक है। हाँ सर। इसको देखो, ये N2, ये कितना आया था? 16. ये कितना आया था? 12। 12. और फ्रिक्शन फोर्स 2, 8। ये मैक्सिमम 8 न्यूटन हो सकता है हाँ ना? Yes sir. अब यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना है। दिमाग ये लगाना है, मैं मान लेता हूं F इधर लगाया, ये इस पर, और ये इस पर इधर लगाया। ठीक है। नीचे वाला देखोगे अगर तो 6 माइनस 1.6 कितना होगा? 4.4. 4.4. तो ये मिनिमम तो 4.4 से नीचे जाएगा ही। F को अगर मैं 0 भी ले लूं तो, यस सर। Yes sir. और 12 माइनस 8 4, 4/2 2, ये मैक्सिमम 2 से नीचे जाएगा। इसका yes, sir. एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में 2 से ज्यादा हो नहीं सकता है। नो सर। और No, कांटेक्ट छूट जाए। इसका एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना आया था? 4.4 से कम नहीं हो सकता। हाँ सर। मतलब दोनों अलग अलग चलेंगे, कांटेक्ट छूट जाएगा, F की वैल्यू 0 आंसर होगा। हाँ sir.
ये लॉजिक समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. तो ये लॉजिक मैं डेवलप कराना चाहता हूं आपके अंदर। अगर ये डेवलप नहीं हुआ, मान लो, ऐसा भी हो सकता है, तो कुछ नहीं करते हैं, गधा मजदूरी कर लेते हैं। जैसे पहले सॉल्व कर लिया था, अपने मन से मान लेते हैं कि बोथ ब्लॉक आर मूविंग टुगेदर। जैसा पहले किया था वो तो करना बनता है ना, नहीं कुछ तो उसी को कॉपी कर सकते हैं। तो अगर मैं उसी को कॉपी करूं तो मैं क्या लिखूंगा? 6 प्लस f माइनस 1.6 इज a लिखूंगा। बोलो। हाँ सर। Yes, sir. और दूसरे के लिए 12 में था ना, माइनस कितना था? पीछे कितना फोर्स था? 8. 8 माइनस f इज इक्वल टू 2a। ये दोनों इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा। अगर मैं कोई दिमाग नहीं भी लगाऊं तो Yes, sir. इन दोनों को ऐड कर दिया तो 10 माइनस 1.6 कितना हो गया? 18 माइनस 8 10, 10 माइनस 1.6 8.4 इज इक्वल टू 3a। तो a की वैल्यू 2.8. 2.8 ऐसा आया। हाँ सर। अच्छा, इस a को किसी एक में पुट कर दो तो f मिलेगा। सर नेगेटिव होगा। हाँ, कितना आएगा? minus 1.8. minus 1.6. माइनस 1.6 Six. जो भी है। तो ये नेगेटिव है। जैसे ही मैं नॉर्मली सॉल्व करता गया बिना दिमाग लगा के, यहाँ नेगेटिव आया, वैसे ही हमें अलर्ट हो जाना है, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट के बीच का कांटेक्ट फोर्स या तो 0 होगा या कुछ पॉजिटिव होगा। नेगेटिव तो होने का मतलब नहीं है। हाँ sir. तो सिंस कांटेक्ट फोर्स इज नेगेटिव, हेंस यहीं से हम अंदाजा लगा लेंगे कि बोथ ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। क्लियर है? हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. और जब दोनों कांटेक्ट में नहीं है, इसका मतलब है कि दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से जा रहा है। यस सर। दैट इज, इसका मीनिंग क्या हुआ? एक मीनिंग हुआ f इज 0 और दूसरा मीनिंग हुआ बोथ आर मूविंग सेपरेटली। ठीक है? और व्हेन बोथ आर मूविंग सेपरेटली तो f 0 हो गया। अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखेंगे? तो 6 माइनस 1.6 इज a1। यस सर। कितना आ गया? 4.4. तो पहले वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन 4.4 होगा। दूसरे का क्या आएगा? 12 माइनस 8 है। देखो ऊपर मैंने देखा। 12. Yes, हाँ sir. sir. 8 by 2. 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 2a2। तो a2 क्या हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर यही बोला था मैंने. यही बोला था। वेरी गुड। हाँ sir. तो बोथ ब्लॉक्स आर मूविंग सेपरेटली। आया समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir.
कॉपी कर लो जल्दी। तुम लोगों को असाइनमेंट दिया है क्या फ्रिक्शन में? मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन का दिया था सर। एक दिया है ना? ठीक। किया? यस सर। एसवी वर्मा से होमवर्क नहीं दिया है मैंने। आज एक असाइनमेंट और एसवी वर्मा बुक से भी होमवर्क दे दूंगा। चलो पहले इसको कॉपी कर लो। हो गया? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं? यस सर। यस सर। एक और प्लीज थोड़ा इक्वेशन फॉर्मूला ये सब से ऊपर दिमाग लगाने का सोचो। क्या है, मैं पहले भी बोल रहा हूँ, फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके आंसर लाने वाला काम हर कोई कर लेगा, वो कोई मतलब उसमें रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे अगर आप मेरे से पूछेंगे ना, चलिए देखिए एक चीज दिखाऊं, आप लोग चूंकि अब इतना कर लिए दोनों, मतलब जितने भी क्वेश्चन अभी तक किए हो ना सबको ओरली कर सकते हैं। जैसे ये वाला था, अब तो तुम लोग अगर लिखे हो, तुम लोग लिखे हो, सब लोगों ने प्रॉपरली लिखा है तो मेरी बात समझ पाओगे। हाँ सर। सर अच्छे से लिखा है। हाँ सर अच्छे से। अच्छे से लिखा है। अब जो मैं बोलता हूं ना एकदम सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह सुनो ओरली। कोई भी ब्लॉक अगर इंक्लाइंड प्लेन पर मूव कर रहा है खुद के वेट की वजह से, तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा होगा, चाहे कुछ भी मास हो। हाँ सर। यस सर। पक्का? तो जी हाँ साइन सर। थीटा माइनस। सर अगर कोई मतलब नॉर्मल फोर्स नहीं रहेगा उस पे तो? इंक्लाइंड प्लेन पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझो। इंक्लाइंड प्लेन पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और अगर वो नीचे आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो जी साइन थीटा बोलते हैं। चलो एक स्टेप पीछे चलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पर रख दो, फ्रिक्शन नहीं है, तो कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा? जी साइन थीटा। जी साइन थीटा। अगर फ्रिक्शन है तब कितने से नीचे आएगा? जी साइन जी थीटा साइन माइनस म्यू थीटा जी कॉस माइनस थीटा। म्यू cos थीटा। माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ठीक है, स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है हाँ सर। जिसमें हाँ blue सर। है। उसमें मास कुछ भी हो नहीं मतलब है, जो ब्लॉक आगे है उसका एक्सेलरेशन, नेचुरल एक्सेलरेशन 2 kg पीछे रहता नहीं रहता नहीं मतलब है, कितना होता? जी साइन 37 माइनस 0.5 जी कॉस 37। यस हाँ सर। सर। और पीछे वाले का कितना रहता है? जी साइन 37 माइनस 0.2 जी कॉस 37। यस सर। तो Yes, ज्यादा sir. किसका रहता? पीछे वाले का या आगे वाले का? पीछे वाले का। पीछे वाले का। तो पीछे वाला आगे वाले को जंप करके तो नहीं आएगा ना, नहीं सर। तो पीछे वाला और वो आगे वाला को और पुश कर रहा होगा और दोनों साथ साथ आ रहे होंगे। हाँ सर। हाँ सर। तो बोथ आर मूविंग विथ कॉमन एक्सेलरेशन। यस सर। यस सर। और मैं प्रॉपर सॉल्व भी कर दूंगा, बट मैं लॉजिकली अभी और बता रहा हूं। अब दूसरे में देखो, दूसरे में आगे वाले का एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंटली कितना होता? जी साइन थीटा माइनस 0.2 जी कॉस थीटा। हाँ सर। और पीछे वाले का जी साइन थीटा माइनस 0.5 जी कॉस थीटा। हाँ सर। तो आगे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा है और पीछे वाले का कम है। यस सर।
तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। ओरली बता सकते थे F0 है ना। यस और सर। जैसे ही F0 समझ आ गया तो दोनों का इंडिविजुअल एक्सेलरेशन कितना हो गया, g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा, दोनों का अलग अलग निकाल लो आंसर। समझ आया? कुछ सेकंड वाला ओरली कर सकते थे। हाँ सर। अब आप फर्स्ट वाला भी ओरली कर सकते थे। तो फर्स्ट वाले में यहां तक तो पहुंच गए कि दोनों साथ साथ जा रहे हैं। Yes, sir. अब साथ साथ जा रहे हैं तो कॉमन एक्सेलरेशन क्या होगा? तो कॉमन सेंस है नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन ड्रिवन मास। ड्राइविंग फोर्स क्या है? दोनों के कंबाइंड वेट का sin 37 कॉम्पोनेंट। हाँ सर। तो 2 + 1 3 kg, 3 kg का 30, 30 का sin 37, सो 30 इंटू sin 37 कितना होगा? 18। 18 लिख के रखो कॉर्नर में 18 माइनस पहले वाले का फ्रिक्शन, आई मीन समझ रहे हो ना, cos 37 में इसमें 0.5 और उसमें 0.2, दोनों का इंडिविजुअल फ्रिक्शन ऐड कर दो तो 7.2 हुआ। हाँ ये सही सर। तो 18 माइनस 7.2 ड्राइविंग फोर्स हुआ डिवाइडेड बाय टोटल ड्रिवन मास दैट इज 3 kg। आंसर 18 माइनस 7.2 अपॉन 3 3.6। आता है आंसर। हाँ सर आता है। तो सोचना ज्यादा है, ये नहीं कि कुछ भी फॉर्मूला में पुट करते गए। ध्यान से सोचते जाओगे तो इस तरह के ब्यूटीफुल शॉर्टकट्स खुद ब खुद डेवलप होने लगेंगे आपके अंदर। सर वो 7.2 वाला एक और बार बताओगे? 7.2 दोनों को अगर मैं कंबाइंड मास मान लिया 3 kg का, ठीक है, यस सर। तो आगे वाला 1 kg पर 0.5 के हिसाब से फ्रिक्शन लगेगा और पीछे वाले 2 kg पर 0.2 के हिसाब से फ्रिक्शन लगेगा। हाँ सर। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट तो अलग अलग है, तो दोनों का फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग फोर्स है, तो नेट ड्राइविंग फोर्स कितना होगा? 18 माइनस दोनों के फ्रिक्शन का सम, यस सर। 7.2, यस सर। 18 माइनस 7.2 नेट ड्राइविंग फोर्स और 3 kg नेट ड्रिवन मास, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस कॉमन एक्सेलरेशन। हाँ ठीक है सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ये सब आपको समझाना है, इसलिए मैं इतना लिखता हूँ गोल गोल ऐसा वैसा, अदरवाइज थोड़ा सा ये करोगे तो ये सब ऑब्जेक्टिव के ऐसा फटाफट फटाफट टिक किए जा सकते हो। नंबर कौन सा होगा? 4th होगा कि 3rd होगा? पता नहीं कौन सा नंबरिंग लिख किया जा रहा हूँ, कभी 1 2 3 लिखता हूँ, कभी कुछ भी। चलो एक बार इसको कोशिश करो और थोड़ा दिमाग लगा के। क्वेश्चन बहुत चिंदी है लेकिन दिमाग लगाना है। सर हो गया। हो गया? हाँ सर। क्या हुआ बताओ अब। सर वो लीनियर ग्राफ आएगा लेकिन ओरिजिन से नहीं आएगा, एफ के एक पॉइंट के बाद वो लीनियर होगा। वही सर, लाइक पहले वो जो जैसे सपोज वो स्टैटिक फ्रिक्शन पहले उसको ओवरकम करने में लगाएगा, उसके बाद टेंशन बढ़ना स्टार्ट हाँ होगा। सर। उसके बाद टेंशन बढ़ेगा। वेरी गुड। तो ये इसको मैं ऐसे करता हूँ, क्या क्या ड्रॉ करना है हम लोगों को, भूल गया मैं। अप्लाइड फोर्स एंड टेंशन, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स को इधर रख देते हैं, टेंशन इन द स्ट्रिंग को इधर रख देते हैं। तो अप्लाइड फोर्स मैं बढ़ाता जाऊंगा, तो जब तक ये मेरा अप्लाइड फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन के बराबर नहीं हो जाता,
तब तक टेंशन 0 रहेगा। हाँ सर। यस सर। एक्चुअल में टेंशन क्या होगा, F इज इक्वल टू फ्रिक्शन प्लस टेंशन, ऐसा रहेगा। हाँ सर। यस सर। तो टेंशन T मेरा होगा F माइनस फ्रिक्शन, यही होगा ना। तो F और टेंशन नेगेटिव नहीं हो सकता, हाँ सर। तो यहां से मैं इसको मतलब मैथमेटिकली करने जाओ तो 2 केस लिखूंगा। एक, if F is लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू, तो टेंशन नेगेटिव आएगा, which doesn't make any sense, तो उसमें टेंशन 0 रहेगा। हाँ सर। और अगर F ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू, तो उस केस में टेंशन ये स्ट्रेट लाइन के जैसा इंक्रीज करेगा, है ना। तो यहां से यहां तक 0, और इसके बाद जैसे जैसे आप फोर्स इंक्रीज करते जाओगे टेंशन विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। क्लियर है? Yes, Yes. sir. यस सर। अच्छा, बट एक इसमें चीज, पूछनी थी हाँ, बोलो बोलो। तो जब उसके लाइक एकदम टेंशन लाइक बहुत ज्यादा एक्सीड कर गया, फोर्स से एक्सीड कर गया, तब वो टूट जाएगी, तब उसको 0 से कैसे रिप्रेजेंट करेगी कि टेंशन 0 हो गई जब स्ट्रिंग टूट गई? ठीक से बोलो, फिर से बोलो। तो लाइक जब फोर्स बहुत ज्यादा हो जाएगी, एफ बहुत लाइक बड़ा हो जाएगा, तब लाइक टेंशन से ज्यादा, वो टेंशन से ज्यादा हो जाएगा तो फिर स्ट्रिंग ब्रेक कर जाएगी, तो टेंशन 0 हो जाएगी। उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे? क्या फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाएगा तो टेंशन स्ट्रिंग सर ब्रेक करेगा, ऐसा कह रहे हो? सर अगर फोर्स लाइक बहुत ज्यादा मतलब एफ का वैल्यू मतलब इंक्रीज होते जा रहे तो मतलब एक टाइम पे ऐसा इंक्रीज होगा कि स्ट्रिंग टूट जाएगा ना, तो टेंशन तब 0 हो जाएगा। हाँ, तो जब टूटेगा तब देखेंगे। आइडियल स्ट्रिंग में कहीं भी हम लोग स्ट्रिंग का टूटना तो नहीं पढ़े हैं अभी तक, पढ़े हैं क्या? तो स्ट्रिंग का ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जब पता हो जाएगा इलास्टिसिटी चैप्टर में, तो वो पॉइंट भी पता चल जाएगा कि कहां पर टूटेगा। ठीक है, अभी हमारा स्ट्रिंग मासलेस है, तो स्ट्रिंग मासलेस है आइडियल स्ट्रिंग, तो वो टूट ही नहीं सकता कभी भी, ना टूट सकता है ना लंबा हो सकता है ना, ओके क्योंकि सर। उस पर हमेशा नेट फोर्स 0 ही रहेगा। स्ट्रिंग मासलेस है और इनएक्सटेंसिबल है, आइडियल स्ट्रिंग में टूटने का कॉन्सेप्ट नहीं। हाँ, पता रहेगा ब्रेकिंग स्ट्रेंथ कितना है तो टूटेगा, क्यों नहीं टूटेगा। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को यहां तक? नहीं सर। तो होमवर्क में एससीवी बुक से क्वेश्चन नंबर 1 to 21, नेक्स्ट लेक्चर में फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा। फ्रिक्शन बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, वो देखा भी होगा। आज कोई थ्योरी तो नहीं पढ़ाया, प्रॉब्लम टाइप ही करा रहा हूँ, तो थ्योरी इसकी खत्म है। कुछ अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम और कराऊंगा, जैसे नेक्स्ट क्लास में 2 ब्लॉक सिस्टम कराऊंगा, फ्रिक्शन इन रिलेटिव मोशन। एनीवे, तो एससी वर्मा में 1 to 21, और असाइनमेंट मैंने आपको 1 दे रखा है शायद, Yes, sir. तो 1 आप लोग कर चुके होंगे, एक 2 दे दूंगा, तो 1 आपके पास पहले से है। नया होमवर्क आपका हो गया ये और ये, ठीक है। Yes, sir. चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक बाय यू सर। सर, बाय सर। बाय। Sir.